नमस्ते बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है एमीन्स और IUPAC नेमिंग एंड कॉमन नेमिंग हम पढ़ रहे थे। उसमें कुछ नाम बाकी थे, वो एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसमें ये वाला एग्जाम्पल देखिए सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में, टर्शरी ब्यूटाइल एमीन। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा वो आप लोग बताइए, सोचिए। आपको मैं बता दूं कि ये जो कार्बन है सेंटर वाला, इसके साथ में 3 मिथाइल ग्रुप हैं। तो 3 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन आप एज्यूम कीजिए। कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप और एमाइन ग्रुप है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन हो जाएगा इसका IUPAC नेम। फिर नेक्स्ट वाला इथाइल मिथाइल एमीन, ये हम पहले देख चुके हैं। इसके बाद में ये वाला देखिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल डाई मिथाइल एमीन। इसमें ये NN डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 एमाइन होगा इसका IUPAC नेम। अगले वाले जो कंपाउंड्स हैं उसमें देखिए ये जो कंपाउंड का नाम यहाँ लिखा हुआ है ये नाम गलत है। ना तो ये कॉमन नेम है और ना ये IUPAC नेम है। एक्चुअल में यहाँ जो ब्यूटायरिक एसिड लिखा हुआ उसके बजाय ब्यूटेनोइक एसिड होना चाहिए। तो प्रायोरिटी में ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऊपर की तरफ आता है। ऑब्वियसली जो NH2 है उसके लिए प्रीफिक्स यूज होगा, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? 4 एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम होगा। फिर नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला कंपाउंड, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप ये भी प्रायोरिटी में ऊपर आता है, इसलिए IUPAC नेम 2 एमिनो इथेनॉल हो जाएगा। अब ये आपका टास्क है, ये जो कंपाउंड है इसका आप नाम मुझे लिख करके अपने नोट्स में भेजिएगा। अगले वाले जो कुछ कंपाउंड हैं इसके अंदर, जैसे ये कंपाउंड है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलिन, यहाँ ये वाला जो ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच है उसको नंबर 1 दिया हुआ है, और बाकी में नंबरिंग आप करोगे तो ये 2, 4 और ये 6 हो जाएगा। आगे वाले जो कंपाउंड्स हैं ये भी आपका टास्क है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये आगे वाले जो कंपाउंड हैं, वीडियो को पॉज करके इनका भी नाम आप लिख करके मुझे भेजिए। नेक्स्ट हेडिंग आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एमीन। आपको ये तो पता है कि ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स हम कंसिडर कर सकते हैं। नाइट्रोजन पर हाइब्रिडेशन sp3 ही होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनके एटॉमिक नंबर रेस्पेक्टिवली 6, 7 और 8 हैं, और इनके साथ में जो वैलेंसी कंप्लीट करते हुए हाइड्रोजन अटैच होंगे तो वो रेस्पेक्टिवली 4, 3 और 2 होंगे। तो इनके जो कंपाउंड बनेंगे CH4, NH3 एंड H2O। इसमें कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों पर हाइब्रिडेशन sp3 होगा, ये बात माइंड में रखना। हाँ, फर्क रहेगा तो वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का ही रहेगा। कार्बन यानी मीथेन CH4 में एक भी लोन पेयर नहीं है, 4 बॉन्ड पेयर हैं। अमोनिया में एक लोन पेयर है और बाकी 3 बॉन्ड पेयर हैं। और वाटर के मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होंगे। ये ध्यान रखना, तीनों में हाइब्रिडेशन sp3 है। बस अमोनिया का ही डेरिवेटिव आप ये एज्यूम कीजिए, उसी से ये कंपाउंड्स बनेंगे। ये ट्राई मिथाइल एमीन है, तो यहाँ सेंटर की तरफ नाइट्रोजन है और बाकी 3 मिथाइल ग्रुप इसके साथ में अटैच्ड हैं। अब ये बल्कीनेस होने की वजह से एक्सपेंशन होता है, इस वजह से बॉन्ड एंगल इसका इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ ये 3 जो बॉन्ड बन रहे हैं ये बॉन्ड पेयर वाले हैं और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल, जिसमें एक लोन पेयर है। और अगर आपसे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पूछा जाए तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को इंक्लूड करोगे तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। फिर ये स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स में आगे देखिए, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री एमीन है। इन तीनों में नाइट्रोजन के पास में
ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और sp3 हाइब्रिडेशन नाइट्रोजन पर होगा। ठीक है, ये 1 डिग्री जिसमें केवल एक R ग्रुप अटैच्ड है, ये 2 डिग्री या सेकेंडरी जिसमें 2 R ग्रुप अटैच्ड हैं, ये 3 डिग्री जिसमें 3 R ग्रुप अटैच्ड हैं। अच्छा, बॉन्ड एंगल की जहाँ बात आती है तो इनका तो सेम है दोनों का, इसका थोड़ा सा एक्सपेंशन हो रहा है। रीज़न क्या है? ये R ग्रुप की बल्कीनेस होने की वजह से एक्सपेंशन हुआ है। एमीन्स की प्रिपरेशन, अब इसमें पहला मेथड रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन एंड नाइट्रो एल्केन्स। ऑब्वियसली इनका रिडक्शन करेंगे, जो NO2 ग्रुप है वो NH2 ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होगा, तो नाइट्रोबेंजीन भी बनाए, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाया जा सकता है और नाइट्रो एल्केन से एमीन्स बनाए जा सकते हैं 1 डिग्री वाले। अब ये जो रिडक्शन का प्रोसेस है उसमें हाइड्रोजन गैस ली जाती है और कैटालिस्ट की फॉर्म में फाइनली डिवाइडेड निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम यूज़ करते हैं। और एसिडिक मीडियम के अंदर भी हम इस तरह से रिडक्शन कर सकते हैं। और एक और मेथड है रिडक्शन करने के लिए, आयरन स्क्रैप और थोड़ा सा अमाउंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ले लेते हैं। तो ये रिएक्शन इसलिए भी प्रिफर्ड की जाती है क्योंकि इसके अंदर FeCl2 बनता है, तो ये हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट करता है, तो हमें थोड़े से अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ही रिक्वायरमेंट होती है, फर्दर वो बनता चला जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो यहाँ हेडिंग ये गलत दिया हुआ है, अमोनोलाइसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स दिया हुआ है, ये नाइट्रो नहीं, आइदर अमोनिया और डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया जिसमें एमिन्स हैं, तो 1 डिग्री से फर्दर आप 2 डिग्री 3 डिग्री बना सकते हो। तो इसमें जो किया क्या जाता है कि RX के साथ में एमिन्स की रिएक्शन की जाती है, तो जो CX बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। तो ये रिएक्शन देखिए, ये अमोनिया है, तो इसमें ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। तो पहले स्टेप में तो ये RNH3X क्वाटरनरी सॉल्ट बनता है, फिर आप उसको जैसे NaOH है, KOH है, उसके साथ में रिएक्शन करके 1 डिग्री एमिन बना सकते हैं। लेकिन अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम क्वांटिटी किसकी ज़्यादा ले रहे हैं, किसकी कम ले रहे हैं। ध्यान देना, ये रिएक्शन अगर हम RX की क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं तो ये एक से ज़्यादा स्टेप में रिएक्शन होती चली जाती है और हमको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का मिक्सचर मिलता है, तो उन्हें फिर सेपरेट करना पड़ता है। अब जैसे ये रिएक्शन है, एल्किल हैलाइड उसकी अमोनिया के साथ में रिएक्शन की, तो फर्स्ट स्टेप में हमको 1 डिग्री एमिन मिला, लेकिन इसमें से कुछ अमाउंट फर्दर RX के कुछ और मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करके सेकेंडरी एमिन बनाता है R2NH, और RX के कुछ और मॉलिक्यूल जो 2 डिग्री है उनके साथ में रिएक्शन करके 3 डिग्री बनाता है। फर्दर ये रिएक्शन होती है तो ये क्वाटरनरी सॉल्ट हमको मिलता है। तो इस तरह से हमको इनका ये मिक्सचर मिलता है, उसके बाद में सेपरेशन टेक्निक्स यूज करके और इनको सेपरेट किया जाता है। तो ये मेथड जनरली यूज कम किया जाता है क्योंकि जो सेपरेशन की टेक्निक है वो कॉस्टली पड़ती हैं। फिर भी ये जो मेथड हमने देखा, अगर इसमें हम अमोनिया की क्वांटिटी ज़्यादा लें तो हमें 1 डिग्री की क्वांटिटी ज़्यादा मिलता है। और ये इसके अंदर जो रिएक्शन का ऑर्डर है, RI यानी एल्किल आयोडाइड सबसे फास्ट रिएक्शन करते हैं, उसके बाद में RBr और उसके बाद RCl। फिर उसके बाद है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। आपको ध्यान में आया होगा साइनोहाइड्रिन वाली रिएक्शंस हमने पढ़ी थी, उसके अंदर भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया था। तो नाइट्राइल्स यानी साइनाइड, जो CN ग्रुप होता है, आपको ये ध्यान में होना चाहिए, जो साइनाइड है उस कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो नाइट्राइल्स हैं इनको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजनेशन करते हैं तो ये दोनों पर हाइड्रोजन अटैच हो जाती है, तो ये RCH2NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी 1 डिग्री और प्राइमरी एमिन में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये भी आपको याद आया होगा कि अगर इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो RCN से हमको मिलेगा एमाइड RCONH2,
और अगर फर्दर या कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो RCOOH प्लस अमोनिया बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया हमको मिलते हैं। अब हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। आपको पता है ऑक्सीजन को रिमूव करके हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाए तो रिडक्शन होगा। तो इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट यही एज यूजुअल हम लें तो रिडक्शन होने के बाद में हमको ये एमिन मिलेगा, 1 डिग्री एमिन मिलता है। इस रिएक्शन में खास बात क्या है, जितने कार्बन अमाइड के अंदर हैं तो जो बनने वाली प्रोडक्ट एमिन है उसके अंदर भी उतने ही कार्बन एटम्स होंगे। लेकिन आगे आप पढ़ोगे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, उसमें भी एमाइड ही यूज़ किया जाता है, लेकिन उसमें जो हमको प्रोडक्ट मिलता है उसमें एक कार्बन एटम कम हो जाता है। आगे हम देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस ऑफ प्योर 1 डिग्री एमिन। ध्यान देना कि ये जो 1 डिग्री एमिन है अगर हमको प्योर बनाना है, क्योंकि इससे पहले वाले जो हमने मेथड देखे थे उसके अंदर प्योरिटी नहीं होती है 1 डिग्री एमिन की। इस मेथड से हम प्योर 1 डिग्री एमिन बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि इसमें एलिफेटिक एमिन ही बनाई जा सकती है, एरोमेटिक एमिन इस मेथड से नहीं बनाई जा सकती है। तो गैब्रियल थैलेमाइड, ध्यान देना ये थैलेमाइड वर्ड आप लोगों को याद आया होगा। इससे मिलता जुलता वर्ड थैलेमाइड भी पढ़ा है। आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस पढ़ी, उसके अंदर जो थैलिक एसिड है उसको हम ट्रीट करते हैं अमोनिया के साथ में, तो पहले बनता है अमोनियम थैलेट, उसको फर्दर हीट करते हैं तो थैलेमाइड मिलता है, यानी बेंजीन रिंग पर जो एडजेसेंट कार्बन एटम है दोनों पर CONH2 ग्रुप अटैच्ड होता है। स्ट्रोंगली जब आप हीट करते हो तो उसमें वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होकर के थैलेमाइड बनाता है। तो वही थैलेमाइड प्राइमरी एमिन बनाने के काम में आता है। उसको NaOH या KOH के साथ में ट्रीट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है। फर्दर उसको एल्किल हैलाइड के साथ में ट्रीट करते हैं तो नाइट्रोजन के साथ में R अटैच हो जाता है, एल्काइल ग्रुप। और जब उसकी हाइड्रोलाइसिस की जाती है एल्केलाइन मीडियम के अंदर और अल्कोहलिक मीडियम के अंदर तो हमको प्योर 1 डिग्री एमिन मिलता है। और आगे आप देख रहे हैं कि अच्छा रिएक्शन अभी हम देखेंगे, लेकिन ये चीज़ भी समझिए कि एरोमेटिक प्राइमरी एमिन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एरिल हैलाइड्स, क्योंकि आप लोगों ने अभी ये ऊपर वाली रिएक्शन के अंदर देखा कि जो एल्किल हैलाइड है वहाँ वो तो इजीली रिएक्शन कर लेता है, लेकिन एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और sp2 हाइब्रिडेशन होने की वजह से, इसीलिए एनिलिन नहीं बनाई जा सकती है इस मेथड से। फिर आगे हम देखें इसकी जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन देखिए आपको ध्यान में आया होगा। जो थैलेमाइड है हमने पढ़ा हुआ भी है, ये थैलेमाइड, तो ये है थैलेमाइड बेंजीन रिंग और उस पर CO ये NH, 2 ग्रुप कार्बोनिल हैं और एक NH है। फिर KOH के साथ में ट्रीट करते हैं DMF के प्रेजेंस में। DMF डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड होता है, हालांकि यहाँ मेंशन किया हुआ नहीं है। और उसके बाद में इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो ये एक तरह का सॉल्ट बन गया। फिर एल्किल हैलाइड के साथ में इसको ट्रीट करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिमूव हो जाता है, नाइट्रोजन के साथ में ये एल्किल ग्रुप अटैच हो जाता है। फर्दर फिर हम NaOH के साथ में ट्रीट करते हैं अल्कोहल की प्रेजेंस में तो हमको प्योर 1 डिग्री एमिन मिलता है और ये सोडियम का बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में सॉल्ट भी मिलता है। अब ये जो रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, देखो डिग्रेडेशन वर्ड लिखा हुआ है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक कार्बन एटम इसमें कम हो जाता है। हाफमैन ने इस मेथड को या इस रिएक्शन को डेवलप किया था। इसके अंदर जो एमाइड होते हैं उनको ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बजाय हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, लेकिन ब्रोमीन लेना कंपलसरी है। तो उसमें होता क्या है कि एक जो कार्बोनिल ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है सोडियम के ये सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में। ये रिमूव होने के बाद में बाकी का जो पार्ट है वो RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हमको मेन प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा। एक कार्बन एटम कम हो जाता है,
ये इस रिएक्शन की खासियत है। अगर हम सीधे सीधे इसका रिडक्शन कर देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से, तो हमको उतने ही कार्बन एटम वाली एमीन मिलेगी। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, ये क्वेश्चन पढ़िए और इनके आंसर अपने नोट्स के साथ में लिख करके मुझे भेजिए। ये पढ़ चुके हैं आप लोग। आपकी प्रैक्टिस के लिए ये कुछ और क्वेश्चन हैं, तो आप अगर स्टडी अच्छे से करते हैं तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली दे पाएंगे। नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉल करके। अब हम देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एमीन्स की। देखिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो करस्पॉन्डिंग एल्केन के कंपैरिजन में हायर होता है, लेकिन अल्कोहल्स के कंपैरिजन में कम होता है। अब ये बॉइलिंग पॉइंट हाई होने के पीछे रीज़न क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनमें, इस वजह से ये बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। 1 डिग्री एमिन्स, देखिए इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है इससे आप समझ सकते हो। और जो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी एमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इक्वल मोलर मास से आप कंपेयर करोगे तो। लेकिन अगर मोलर मास इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि RnH2 के बजाय जो R2NH है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप और एडिशनल हो जाता है। ऑब्वियसली टर्शरी के लिए ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं इक्वल मोलिकुलर मास वाले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमिन्स के बीच में, तो प्राइमरी एमिन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद में टर्शरी। क्योंकि यहाँ पर टर्शरी में क्या होता है कि नाइट्रोजन की जो तीनों वैलेंसीज हैं वो मिथाइल या किसी एल्काइल ग्रुप से ऑक्यूपाई हो जाती है, तो वहाँ डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन नहीं होता है नाइट्रोजन के साथ में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में हाइड्रोजन का अटैच होना कंपलसरी होता है। फिर सॉल्युबिलिटी की बात आती है, तो 1 डिग्री एमिन इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं पानी के अंदर। अगर एल्काइल ग्रुप स्मॉल है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप की बल्कीनेस बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। और सॉल्युबिलिटी कंपेयर करेंगे तो 2 डिग्री और 3 डिग्री की रेस्पेक्टिवली सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर और कम होती है। और एक खास बात कि वाटर में डिसोल्व होने के बाद में ये बेसिक सॉल्यूशन भी बनाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल और आगे देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। देखिए इसमें बेसिक कैरेक्टर या बेसिक नेचर एमीन्स की, उसको हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे। आपको ही पता है कि अमोनिया बेसिक नेचर का होता है, उसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो डोनेट कर सकता है, तो ये लुईस बेस हो गया। ऑब्वियसली जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिन्स, उसमें भी नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर या उसको हम अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, वो भी डोनेट कर सकता है, इस वजह से उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर होता है। हालांकि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में हम कंपेयर करते हैं तो इसमें इनकी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो इनका बिहेवियर अलग अलग होता है। और अलग अलग सिचुएशन या कंडीशंस में भाई, अगर आप उसको जैसे एयर के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर या एनहाइड्रस कंडीशन के अंदर देखते हैं या फिर एक्वस सॉल्यूशन में देखते हैं, तो इनके बिहेवियर में डिफरेंस आ जाता है। एक रिएक्शन दी हुई है, उसमें आप समझ सकते हो कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके और बेसिक बिहेवियर कैसे शो कर सकता है। ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तो जैसे अमोनिया वाटर के मॉलिक्यूल से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ऐसे ही 1 डिग्री एमिन 2 डिग्री एमिन भी, यहाँ तक कि 3 डिग्री एमिन भी वाटर के मॉलिक्यूल से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं और बेसिक कैरेक्टर या बिहेवियर ये शो करते हैं। लेकिन अच्छा एक चीज़ और है कि अगर आप इनको ट्रीट करो सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ में, तो ये करस्पॉन्डिंग सोल्ट्स बनाते हैं। अब ये जो इसका बेसिक कैरेक्टर है ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आर ग्रुप कितने अटैच हैं और ये बल्कीनेस कितनी है, और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन बनता है
उसकी स्टेबिलिटी कितना है या हाइड्रेशन कितना हो रहा है। अब ये आर ग्रुप जो होता है आपको पता है अल्काइल ग्रुप, वो प्लस आई इफेक्ट जनरेट करता है। तो एक तरह से ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करता है। इस वजह से क्या होता है, इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, आपको ये भी पता है कि के ए ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता है और इसी तरह से के बी ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस होता है। तो जितनी ज़्यादा के बी की वैल्यू होगी तो उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और पी के बी की वैल्यू जो नेगेटिव लॉगरिथम निकाल करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा के बी की वैल्यू होगी ऑब्वियसली उतनी कम पी के बी की वैल्यू होगी, और जिस बेस के लिए पी के बी की वैल्यू लोअर होगी, जितनी लोअर होगी वो उतना स्ट्रोंगर बेस होगा। अब ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर पी के बी की वैल्यूज देखिए और बताइए कि स्ट्रोंगेस्ट बेस कौन सा होगा और वीकेस्ट बेस कौन सा होगा। नोट्स के अंदर आप लोग मुझे लिख करके भेजना। अब हम वापस से डिस्कस करते हैं वो जो फैक्टर्स हैं जो कि एमिन्स की बेसिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो जिसमें पहला फैक्टर तो आप आर ग्रुप जो अटैच्ड हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इनमें कंपैरिजन करेंगे तो जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। ये हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हम ये देखें कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एमिन्स को डिज़ोल्व किया हुआ है तो उसमें प्राइमरी एमिन बाजी मार ले जाता है। रीज़न ये है क्योंकि इसके अंदर जो सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन बनता है या ना RNH3 पॉजिटिव, वो स्ट्रोंगेस्ट बेस होगा। लेकिन इससे पहले वाला जो केस देखा उसमें प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि 3 डिग्री एमिन स्ट्रोंगेस्ट एमिन या स्ट्रोंगेस्ट बेस होगा। फिर एक और आता है फैक्टर स्टेरिक फैक्टर। तो आर या एल्काइल या एराइल ग्रुप, उसकी बल्कीनेस जितनी ज़्यादा होगी अटैक करने वाले जो प्रोटॉन है उसको उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी स्पेटियल अरेंजमेंट की वजह से डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में जब सारे फैक्टर्स को मिला कर के हम कंपेयर करते हैं तो क्योंकि कुछ रीज़न तो ऐसे हैं जो 1 डिग्री एमिन को स्ट्रोंगर बनाते हैं और कुछ रीज़न ऐसे हैं जो 3 डिग्री एमिन को स्ट्रोंगर बनाते हैं, लेकिन ओवरऑल सारे फैक्टर्स मिला दिए जाएं तो 2 डिग्री एमिन इन सब में सबसे स्ट्रोंगेस्ट बेस बनती है। और उसके बाद में 1 डिग्री होगी या 3 डिग्री होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अटैच किया हुआ एल्काइल ग्रुप कौन सा है। अब जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखें, आर की जगह अगर हम इथाइल ग्रुप लेते हैं तो जो सेकेंडरी एमिन है 2 डिग्री एमिन वो स्ट्रोंगेस्ट बेस है। उसके बाद में 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री और अमोनिया सबसे लास्ट में आता है। लेकिन अगर मिथाइल ग्रुप हम लेते हैं तो 2 डिग्री तो यहाँ पर भी स्ट्रोंगेस्ट है, लेकिन उसके बाद में 1 डिग्री फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री दोनों के अंदर ये कॉमन आ रहा है। लेकिन आप आगे की तरफ मूव करोगे तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर है वो डिफरेंट हो जाता है। एल्काइल ग्रुप कुछ फैक्टर जिसमें प्लस आई इफेक्ट भी आ जाता है और स्पेटियल अरेंजमेंट और बल्कीनेस भी आ जाती है, तो ये फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग नोट्स बना करके मुझे सेंड कीजिएगा।